सभी को गुड आफ्टरनून। तो आपकी पहली क्लास में चल रहा था लेसन नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक, तो जिसमें बताया था आपको कि पशु कितने प्रकार के होते हैं। तो पशु मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, रूमिनेंट्स, और दूसरा है नॉन रूमिनेंट्स, और तीसरा प्रकार था पुष्डो, जिसको हिंदी में कहते हैं आवासी। तो 3 प्रकार से पशु व जानवर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये आपको पहली क्लास में बताया था। तो आज आपका दूसरा टॉपिक है कि भोजन के आधार पर पशुओं के प्रकार। तो भोजन के आधार पर पशुओं के प्रकार, स्टार लगा के लिखो, भोजन के आधार पर पशुओं के प्रकार। तो ये क्या हो गया, आपका एक टॉपिक हो गया। तो भोजन के आधार पर पशुओं को 3 प्रकार से माना गया है। भोजन के आधार पर पशु 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है शाकाहारी। शाकाहारी तो इसकी क्या डेफिनेशन है कि वे पशु जो मांस नहीं खाते, ऐसे पशु शाकाहारी कहलाते हैं। वे पशु व जानवर जो मांस नहीं खाते हैं, तो ऐसे पशुओं को शाकाहारी पशु कहते हैं। ऐसे पशुओं को शाकाहारी पशु कहते हैं। उदाहरण, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश आदि, यानी वे जानवर जो मांस नहीं खाते, तो ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? शाकाहारी। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश आदि। दूसरा है भोजन के आधार पर प्रकार मांसाहारी। मांसाहारी तो वे पशु व जानवर जो मांस खाते हैं, मांस खाते हैं, तो ऐसे जानवरों को मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं कि वे पशु व जानवर जो मांस खाते हैं, तो ऐसे पशुओं को मांसाहारी कहते हैं। उदाहरण, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बघेर आदि। तीसरा प्रकार है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी तो इसकी क्या डेफिनेशन है कि वे पशु जो
मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, तो ऐसे पशुओं जानवरों को सर्वाहारी के नाम से जाना जाता है। वे पशु, वे जानवर जो मांस व घास दोनों ही खाते हैं, तो ऐसे पशुओं को व जानवरों को सर्वाहारी के नाम से जाना जाता है। सर्वाहारी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण, सूअर, यानी सूअर मांस भी खा लेता है और घास मिट्टी भी खा लेता है। तो भोजन के आधार पर पशुओं को 3 प्रकार से बांटा गया है, जबकि पशु के अमाशय के आधार पर भी पशुओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कि भोजन के आधार पर पशुओं के प्रकार। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि प्यूबर्टी क्या होती है, या डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, जो बहुत ही जानना जरूरी है कि प्यूबर्टी, PUBERTY, प्यूबर्टी को हिंदी में कहते हैं यौवनावस्था। यौवनावस्था। तो प्यूबर्टी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कि पशु की वह उम्र जिसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तो ऐसे पशुओं को, वह जानवरों को प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। वे पशु, वह जानवर जिसमें पशु के द्वितीयक गौण लक्षण, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तो ऐसे पशुओं व जानवरों को यौवन अवस्था के नाम से जाना जाता है। यौवनावस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसकी सीधे तौर पर परिभाषा है प्यूबर्टी की यौवनावस्था की, कि जब पशु, चाहे जानवर हो चाहे पशु हो, तो उसके अंतर्गत सभी अंग क्रियाशील हो जाते हैं। सभी अंग यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जो पशुओं के अंदर हार्मोन्स उत्पन्न हो जाते हैं और वो एक बच्चे का जन्म देने की
उम्र आ जाती है, तो ऐसी स्थिति को या ऐसी उम्र को यौवनावस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे पशु व जानवर जिसमें पशु के या जानवर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तो ऐसी उम्र को प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। अगली परिभाषा है आपकी सुपर। अगली परिभाषा है आपकी सुपर न्यूमेमरी टीथ। हिंदी में लिख सकते हैं सुपर न्यूमेमरी टीथ। तो सुपर न्यूमेमरी टीथ क्या होते हैं? कि प्रत्येक पशु जानवरों में टीथ की संख्या निश्चित होती है। जैसे गाय भैंस में 4 होते हैं, भेड़ बकरी में 2 होते हैं। तो इनके अलावा और कोई टीथ विकसित हो जाता है तो उस टीथ को या थन को सुपर न्यूमेमरी टीथ के नाम से जाना जाता है। तो इसकी क्या परिभाषा है? पशुओं के अंडर के ऊपर निश्चित थनों के अलावा और अतिरिक्त थन का पाया जाना या विकसित होना तो इसकी डेफिनेशन क्या है? पशुओं के अंडर के ऊपर, अंडर किसको कहते हैं? जहां से टीथ जुड़े होते हैं, तो उसके ऊपर निश्चित थन, यानी निश्चित थन कितने होते हैं? जैसे गाय भैंस में 4, भेड़ बकरी में 2। तो इन थनों के अलावा अतिरिक्त थनों का पाया जाना सुपर न्यूमेमरी टीथ कहलाता है। अतिरिक्त थन पाया जाना सुपर न्यू मेमरी थन कहलाता है। हिंदी में लिख सकते हैं सुपर न्यू मेमरी टीथ या थन कहलाता है। तो एक इंपॉर्टेंट आपकी परिभाषा है प्यूबर्टी, सुपर न्यू मेमरी टीथ। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये ज्यादातर सुपर मेमरी जो टीथ होता है बकरियों में अधिकतर पाया जाता है और कई बार गाय भैंसों में भी मिल जाता है, जैसे 5 थनों का होना।
भेड़ बकरी में 2 थनों के अलावा 3 या 4 को होना, तो ऐसे टीथ को क्या कहते हैं? सुपर मेमोरी टीथ। अगली आपकी परिभाषा है निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये भी कि निम्फोमेनिया क्या है। जब पशु नहीं सॉरी जब मादा पशु हमेशा हीट में रहती है तो ऐसी स्थिति को निम्फोनिया के नाम से जाना जाता है। वह मादा पशु जो हमेशा हीट में रहती है, या कोष्ठक लिख सकते हो मद, हीट में रहती है, तो उस पशु को निम्फोमेनिया के नाम से जाना जाता है या निम्फोमेनिया कहते हैं। तो उस पशु को निम्फोमेनिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी परिभाषा है कि जो मादा पशु हीट में रहती है हमेशा, या कह सकते हैं मद में हमेशा रहती है, तो ऐसी मादा पशु को निम्फोमेनिया के नाम से जाना जाता है। अगली डेफिनेशन है आपकी क्रिप्टोकाइज्म। क्रिप्टोकाइज्म यह भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ ली गई कि क्रिप्टोकाइज्म क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी। तो यह भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसकी क्या परिभाषा है? नर पशु का ब्रश्न, या इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिज का स्क्रोटम प्रश्न कोश में नहीं रह पाना क्या कहलाता है? क्रिप्टोकाइज्म कहलाता है। तो इसकी क्या परिभाषा है? वह नर पशु जिसका प्रश्न कोश में नहीं रहना, प्रश्न कोश में नहीं रहना, ऐसे पशुओं को क्रिप्टोकाइज्म के नाम से जाना जाता है या क्रिप्टोकाइज्म कहते हैं। क्रिप्टोकाइज्म कहते हैं। तो इसकी सीधी परिभाषा है प्रश्न कोश में नहीं रहना। तो प्रश्न किस में होंगे? नर तो हो गए हो, मादा में प्रश्न होता नहीं है।
तो प्रश्न कोश में रहना, सॉरी नहीं रहना, प्रश्न कोश में नहीं रहना क्रिप्टोकाइज्म कहलाता है। अब क्रिप्टोकाइज्म के बारे में कुछ एक दो पॉइंट और भी हैं। जैसे प्रश्न दो होते हैं तो दोनों प्रश्न कोश में नहीं रहेंगे, तो ऐसी स्थिति को क्रिप्टोकाइज्म के नाम से जाना जाता है। जबकि एक प्रश्न कोश में रह जाए और एक नहीं रह जाए या नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति को मोनोक्रिप्टोकाइज्म के नाम से जाना जाता है। यहां लिख सकते हैं या नोट में लिख सकते हैं। नोट, एक प्रश्न का प्रश्न कोश में नहीं रहना तो ऐसी स्थिति को